अब दिल्ली में बीजेपी के आगे चुनौतियां क्या हैं, वो बाद की बात है। बीजेपी फिलहाल जीती है हरियाणा महाराष्ट्र के बाद। अब दिल्ली जीतकर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि देश का मूड अभी भी उनके पक्ष में है। असली चुनौती किसके सामने? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल, इनके सामने चुनौतियां क्या है, इनका भविष्य क्या होगा, इस पर राष्ट्र की बात में अब कुछ देर बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल बहस शुरू करने से पहले, चर्चा से पहले, ये आंकड़े जरा आपको दिखा दूं। अब ये फाइनल रिजल्ट हो गया दिल्ली चुनाव का। बीजेपी 70 में से 48 सीटें जीत रही है। पिछली बार बीजेपी 8 सीटें जीती थी, 8 से 6 गुना ज्यादा 48। आम आदमी पार्टी 62 पर थी, 62 से आ गई सीधे 22 पर। कांग्रेस जहां थी वहीं है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो वोट प्रतिशत बता रही है वो भी आपको बता देता हूं। बीजेपी को मिल रहा है 45.56% वोट, यानी 45.56%। आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 43.57, 43.57। आप सोचेंगे वोट परसेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसके हिसाब से तो सिर्फ 2% का फर्क है। लेकिन इसमें आपको बीजेपी के सहयोगी दलों जेडीयू और एलजेपीआर का भी वोट परसेंट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए बीजेपी ने दिल्ली में एक एक सीट छोड़ी थी। जेडीयू का 1% 1.06 और एलजेपीआर का 0.53, लगभग 1.5% ये मिला दें तब ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट परसेंट में करीब 3.5% का फर्क है। इसीलिए आपको ये जो आंकड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा है और ये वोट परसेंट अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। लेकिन फिर भी ये सीटों का अंतर ज्यादा है, वोट परसेंट में उतना ज्यादा अंतर अभी भी नहीं है। सहयोगियों का वोट जोड़ दें तब भी, क्या वजह है इसकी? सबसे पहले यही समझते हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन है, यहां राजकिशोर तिवारी हैं, शीतल जी भी आ गए। अब थोड़ी देर पहले सुकेश यहीं से शुरू करते हैं, कर लीजिए। क्या वजह है कि वोट परसेंट में 3.5% का फर्क और सीटें 48 और 22, 26 सीटों का फर्क? इसकी मोटी वजह यही है कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ने ज्यादा वोट लिए हैं और इसीलिए उसका वोट परसेंट 43 तक जा रहा है। ये वोट परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीट्स के नहीं होता है। मध्य प्रदेश में 15 साल के शासन के बाद जब शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे तो वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। बहुत सारी सीट्स पे विनिंग मार्जिन बहुत ज्यादा है, जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। तो जो आपको दिखाई देगा कि कम वोट ले रहा है, लेकिन उसके कुछ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा वोट से जीत गए हैं, तो वो कंज्यूम करता है वोट परसेंटेज। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं हो सकता। इतना जरूर है कि जो वोट परसेंटेज बीजेपी का आज की तारीख में है, वो नेचुरल जो उनका वोट परसेंटेज है 35%, 36%, पिछली बार 38% था, क्योंकि वोटिंग भी थोड़ी ज्यादा थी, इस बार से ज्यादा थी। और बिल्कुल ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं था, वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट में तब्दील हो गया था। तो एक तरफ 53% था और एक तरफ 38% था। तो ये एक तरीके से आप क्वांटम जंप कह सकते हैं कि 38% से वो करीब 46% है बीजेपी का, 45.45 समथिंग, करीब 46% क्या। तो ये बहुत बड़ा जंप है और वो सीट्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, नहीं राजकिशोर, इसमें मैसेज ये भी है ना कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते या नहीं भी जीते, मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया और इसीलिए वोट परसेंट आम आदमी पार्टी का देखेंगे 43.57 है। तो ये तो है ही, दरअसल वो बल्क में वोट जाता है और जीत का अंतर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ये सब चीज़ें तो होती हैं। लेकिन एक बात और मानक जी यहाँ देखनी पड़ेगी, अगर 5% का अंतर आ रहा तो बहुत बड़ा अंतर है, खासतौर से दिल्ली जैसी जहाँ पर बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। क्योंकि यहाँ तो जीत 2000, 3000, 4000, अब आदसी मार लेना तो खुद 1000 के वोटों से कम के अंतर में जीती है। नहीं, करीब 4000 वोटों से जीती, आदसी मार लेना।
लेकिन कई ऐसी सीट है, आप सही कह रहे हैं, जैसे दिनेश मोहनिया करीब 300 वोटों से आ रहे हैं संगम विहार में। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसमें सैकड़ों का फर्क है। तो 5,000 से कम वोटों का बहुत ज्यादा जीते, तो 5,000 10,000 का अंतर ही है। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। और मुझे याद है कि कर्नाटक में एक बार चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यादा था, जैसा अभी सुकेश बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में था। तो वोटों को किस तरीके से जो है सीट में कन्वर्ट करने का जो एक गणित है, ये फार्मूला अलग ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बल्क में, जो आपने खुद ही इसका जवाब दिया कि जो उनको मिल गया था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और जब करीबी जहां पर मामला आया, वहां पर आम आदमी पार्टी का जो एक अपना क्रेडेंशियल्स थे, जो उसका ह्रास पूरी तरीके से दिखाई पड़ा था, वहां पर वो जाकर हाँप के रह गई और भारतीय जनता पार्टी जीत कर। अब शीतल जी बताइए, 43.57% ये जो वोट है, कोई छोटा मोटा वोट तो है नहीं, बहुत बढ़िया वोट परसेंट है अभी भी है। ऐसे में हम लोग बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे क्या, ये कहकर के अस्तित्व पर संकट हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, पता नहीं पार्टी रहेगी नहीं रहेगी? शीतल जी देखिए, ऐसे ही त्रिपुरा में मुझे याद है, मानिक सरकार जब हारे बहुत लंबे समय के बाद, तो तब भी उनको करीब 42-43% वोट मिला था। लेकिन आज सीपीएम वहां बहुत छोटी पार्टी रह गई, 15 से 20%, 22% की पार्टी रह गई। बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों को यह सुविधा नहीं है। बीजेपी चूंकि 80% बहुमत आबादी की राजनीति करती है, तो उसका बेस स्ट्रक्चर हमेशा बड़ा हो जाता है। जैसे जो मुस्लिम पार्टियां हैं, उनका मुस्लिम समुदाय में बेस स्ट्रक्चर बड़ा होता है। हैदराबाद में हमेशा ओवैसी के लिए बेस स्ट्रक्चर एक मौजूद रहेगा, और उन सीटों पर 7-8 सीटों पर वो हमेशा आसानी से जीतते रहेंगे। तो बीजेपी के लिए जो ओवैसी के लिए हैदराबाद है, बीजेपी के लिए ज्यादातर उत्तर भारत का हिंदुस्तान है, और उत्तर मध्य भारत का हिंदुस्तान है, दिल्ली भी उसमें शामिल है। तो उसका जो वोट फीसद बढ़ रहा है, वो बहुत ही, उसके पीछे एक आधार तैयार होता जा रहा है, एक बेस स्ट्रक्चर तैयार होता जा रहा है हिंदू कंसोलिडेशन का। ये सुविधा दूसरे दलों को नहीं है। इसलिए अब केजरीवाल की योग्यता पर निर्भर करेगा कि क्या वो इस जो उनके पास अभी 43.5% के आसपास है, इसको वो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स में रिटेन कर पाते हैं, या बीजेपी उन्हें जैसा प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखेंगे, उसका मतलब है कि नए मुकदमों से स्वागत करेंगे केजरीवाल का। जो पिछला मुकदमा है वही बहुत स्ट्रांग है, और वो भी उनको कठिनाई में डालेगा। इस चुनाव में उन्होंने घोषणा भी की थी कि अगर मैं निर्दोष हूं तो ये जनता जो है, जनता की अदालत में मैं हूं, तो जनता की अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, तो इसका मतलब वो निर्दोष नहीं है। तो एक तो मॉरली वो कमजोर हो गए हैं, और दूसरे एक ऐसी माइटी सरकार के सामने है जिसने जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह का इस्तेमाल करने में बहुत योग्यता रखती है। तो उनके लिए अब जो कठिनाइयां आएंगी वो असाधारण होंगी। ऐसे में अपना मास बेस बचाए रखना, ऑर्गेनाइजेशन बचाए रखना, इंडिविजुअल्स जो साथ में उनको बचाए रखना बहुत बड़ी कड़ी चुनौती होगी। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे 5-6 महीने 8 महीने में अनफोल्ड होगा ये सब, कि केजरीवाल जहां थे वहां भी हैं या उससे भी नीचे चले गए। क्योंकि औसतन ऐसा होता है कि जिन जगहों पर बीजेपी इस तरह की जीत हासिल करती है, और चूंकि उसके पास सेंट्रल में भी पावर है, एजेंसियां उसके पास हैं, और हर तरह की माइट उसके साथ है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट उसके साथ है, तो एक आइडियोलॉजी विहीन सिर्फ सर्विसेज पर बेस करने वाली एक पार्टी कितनी देर टिक पाएगी और कितनी दूर तक टिक पाएगी, ये हम लोग देखेंगे। ओके नहीं शीतल जी, नहीं शीतल जी कह रहे थे तो मुझे ऑन ए लाइटर नोट, शीतल जी ने कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल करने की योग्यता रखती है। ये योग्यता है क्या शीतल जी? ये समझ नहीं पाया। देखिए, जब बहुमत समाज उसको योग्यता स्वीकार कर रहा है, तो हम लोग उसको सैंक्टिटी दे देना चाहिए। अब ये योग्यता ही है। हम उसे अयोग्यता कह के खुद अयोग्य होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको योग्यता कहा। ओके, अब राहुल गांधी, शीतल जी एक कमेंट इस पर भी करिएगा। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस, पहले तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली से खुशखबरी आई है या उनको चिंता करनी चाहिए कि बीजेपी और ताकतवर होती जा रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है दिल्ली की इस बीजेपी की जीत को और अपनी हार को, जहां 0 पर थे 0 पर ही रहे, और इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर, कि कांग्रेस पार्टी अब पसोपेश में रहेगी आगे भी, या थोड़ा सा कुछ उनका विजन क्लियर होगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में इस तरह की दुविधा में है, जहां वो
पैन इंडिया पॉलिटिक्स के बरक्स जब देखती है तो वो कमजोर हो रही है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के बरक्स जब देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो ताकत है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैन इंडिया पॉलिटिक्स है वो इससे कमजोर हुई। जिसकी वो लीडर रहना चाहती है इंडिया गठबंधन की, गठबंधन की लेना चाहती है, तो आम आदमी की एक सक्रिय पार्टनर की हार है, जो उसकी भी हार है। हाँ, ये जीत नहीं है। और इससे चूंकि बीजेपी को ताकत मिलती है, इससे बीजेपी को एक बहुत बड़े पैनोरामा में सैफरन 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 दिखता है और वो वहां से गायब दिखती है। तो वो फिर ये निश्चित तौर पर पैन इंडिया पर्सपेक्टिव में कांग्रेस की पॉलिटिक्स की भी ये हार है। लोकल पर्सपेक्टिव में केजरीवाल का कमजोर होना शायद एक हद तक कांग्रेस के लिए एक नई संभावनाओं का मैदान खाली करता अब है। बताइए राजकिशोर, देश में 19 सरकारें हैं एनडीए की। 19, मुझे याद पड़ता है अभी कुछ साल पहले एक समय 21 हो गई थी। जी। तब शायद वो रिकॉर्ड भी था, क्योंकि इंदिरा जी के समय आखिरी बार ऐसा हुआ था कि देश में 21 सरकारें किसी एक पार्टी की हों। 19 सरकारें, और लोकसभा चुनाव के साथ या उसके बाद, मैंने इस पे लिखा भी था, लोकसभा के चुनाव के साथ और उसके बाद अभी तक कुल शायद मेरे ख्याल से 9 चुनाव हो गए दिल्ली मिला के। उन 9 में से 6 एनडीए जीता है। 6। तो देश का मूड तो एकदम क्लियर है ना इस समय। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए मूड क्या क्लियर है, यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ेगी, आपको विचारधारा के साथ साथ में लगातार डिलीवर करना पड़ेगा, और डिलीवरी के साथ साथ में 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो बात हो रही थी, उस समय भी मैंने आपसे कहा था, अगर प्रियंका गांधी को सवेरे 9 बजे तक ये नहीं पता है कि नतीजे क्या हैं, नतीजे मैंने देखे नहीं, आप ये सोचिए कि जो उनका कार्यकर्ता, उनके बीच में मैसेज क्या जाएगा। नहीं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि उन्होंने देखे ना हो। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने तो कहा शायद ना, उनको पता था हार रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने इसलिए वो कहा- कह दिया होगा कि हाँ हाँ, मैं मान रहा हूं कि उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं कुछ कहती हूं, अभी पार्टी ने तय नहीं किया है कि आखिर बोलना क्या है, इस तरीके की चीजें रही होंगी, मैं मानता हूं। लेकिन जब उन्होंने कहा, तो मैं बता रहा हूं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहां पर कांग्रेस का ये कार्यकर्ता था, बोले हम लोग सुबह शाम तक ऐसे ही परेशान हो रहे थे और हमारे नेताओं को पता ही नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा गंभीरता आप में है, लेकिन उसको दिखाने की भी जरूरत है, ये बात कह रहे थे। और मूड की जहां तक रही बात, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो सीखती बहुत जल्दी है, और जैसे ही 240 सीटों पर वो सिमटी, तो उसके बाद जो नरेंद्र मोदी या उनके जो आसपास के लोग को लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, तो पहले तो उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी परिवार में सब कुछ दुरुस्त किया। उसके बाद फ्री बीज या मुफ्तखोरी, जो तमाम चीज़ों की जो बात की जाती है, उस मुद्दे पर भी जैसे दिल्ली में उनको लगा कि इस पर लड़ना है, तो प्रधानमंत्री खुद उस पर उतरे पिच पे और यहाँ पर लड़े आके। महाराष्ट्र में उनको लगा, तो उसी तरीके से गठबंधन से लेकर तो 24 घंटे वैचारिक धरातल के साथ साथ में इसको भी देखना पड़ेगा। और बात जो शीतल जी ने कही बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा वाला, कि आप सोचिए कि एक वैचारिक धरातल वाली पार्टी थी, लेफ्ट पार्टी थी, वो जब सिकुड़ के बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गई है, तो वाकई जो भ्रष्टाचार या सादगी वाली जो पार्टी के साथ में ही जोड़ा जा सकता था अरविंद केजरीवाल की राजनीति को, तो अरविंद केजरीवाल का वो मूर्ति भंजन तो हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। तो उसके बाद उनके लिए टिकना वाकई मुश्किल है। और प्रधानमंत्री का जो आज का बयान है, जिस तरीके से उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार पर और ज़्यादा सख्त होने की एक तरीके से चीज़ें दिखाई हैं, तो उस पर भी होना। और शराब घोटाले पर भाई ऑलरेडी MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा है, तो जल्दी जमानत पर ही तो बाहर हैं। तो अब कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। फिर ACB वाला मामला अलग से आ गया है, CAG और यमुना सफाई के मामले अलग से आ गए हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में जब उनका पूरी तरीके से एक्सपोजर हो ही चुका है, तो उसके बाद फिर लगातार कार्रवाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब उसको एजेंसीज की क्षमता की जहां तक बात करें, तो मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह ने यूपी के मामले में एक बार कहा था कि हमारे पास माँ है, तो माँ CBI होती थी, आज की तारीख में तो बाबा ED भी है। तो कुल मिला के ठीक है, उपयोग दुरुपयोग लोग अपनी तरीके से करते हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब की पुलिस थी, तो यहां पर पत्रकारों को गिरफ्तार करने भेज दिया था। तो शक्ति का दुरुपयोग जो है सत्ता सिखा देती है, और मुझे लगता है कि जनता ही उस शक्ति को बैलेंस करती है, और अहंकार का जवाब हमेशा मिलता है। पर बात यह है कि कौन कितना सीख पा रहा, मुझे लगता है। ओके, अब सुकेश, वो सवाल जिसका जवाब शायद 1-2 लोगों के को छोड़कर किसी के पास नहीं होगा, मुख्यमंत्री 8 कौन बजे वाले बनेगा? बुलेटिन में दे चुका हूं। नहीं, मैं उस पर उसको थोड़ा सा और मैं बारीक करता हूं। हमें पता है कि दिल्ली की जो आबादी है, उसमें पूर्वांचलियों की आबादी बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। ऐसे में क्या मनोज तिवारी या फिर कोई और एक पूर्वांचली समुदाय से आने वाला विधायक या नेता आपको लगता है इस रेस में शामिल हो सकता है? देखिए मानक,
आपने शीतल जी से पूछा कि आप कैट की स्पेलिंग बताओ। आपने राजकिशोर से पूछा कि डॉग की स्पेलिंग बताओ, और मुझे आप कह रहे हो कि सुकेश आप चेकोस्लोवाकिया का बताओ। तो क्षमता के हिसाब से पूछा जाएगा ना। तो ये ठीक नहीं। और ये इस बात का ऑफेंस ले सकते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कि कोई तीसरा नाम बताएगा क्या। मुख्यमंत्री तो हम तय करेंगे, लेकिन तिहाई वोटर है ऑन ए सीरियस नोट, इन 48 विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई सांसद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मेरी कॉमन सेंस इट जस्ट फ्लाइज इनटू द फेस ऑफ कॉमन सेंस, मेरी कॉमन सेंस ये अलाउ नहीं करती है। तो किसी 48 में से एक की तरफ देखिए, वो क्या कोई पूर्वांचली हो सकता है? आज तक बीजेपी ने यह काम नहीं किया है, क्या ये करना चाहेगी? क्या उसके पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का है कि वो फेंक दे? हेड ऑन परेश वर्मा ने लिया। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली की सीट शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाती थी, नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाती थी, और जो सबसे बड़े नायक थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको पटकनी देने का काम परवेश वर्मा ने किया है। उनके पिताजी सीएम रह चुके हैं, वो 2 बार एमपी और 1 बार एमएलए, ये दूसरी बार एमएलए हुए हैं। तो क्या एक जाट को बना सकते हैं? बाकी जो अलग अलग समाज के लोग हैं वो उससे अनवॉइड हो सकते हैं। क्या ये रिस्क लेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहता है, और जब एक बार ये ले लिया जाएगा तो मुझे लगता है कोई इसको चैलेंज करने वाला भी नहीं है। मैंने इसके पहले कहा था, वैश्य में 2-4 ढूंढ लीजिए। वही विजेंद्र गुप्ता नहीं, महिला है रेखा गुप्ता। एक जितेंद्र महाजन का नाम भी आप ले सकते हैं, जिनकी बड़ी तगड़ी पृष्ठभूमि है। कह दिया इन्होंने। वो मेरे ख्याल से एबीवीपी बैकग्राउंड से आते हैं। एक पंजाबी को उन्होंने मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री बना दिया है, इसलिए वो मैं रूल आउट करके चल रहा हूं। अब इसमें से कौन, आपको मालूम था भजनलाल जी बन रहे किसकी पर्ची निकलेगी? हाँ, ये मुझे मालूम नहीं है। ये एक वाइल्ड गेस हो सकता है, मैं स्मार्ट गेस भी नहीं कहूंगा, एक वाइल्ड गेस हो सकता है, और इसकी जानकारी कम से कम मुझे नहीं है, किसी और पत्रकार को हो। कुछ लोग राजकिशोर, कुछ लोग तो नाम चला रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव ही नहीं लड़े। कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ मैं वही कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी, कोई अपर हाउस नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी का हो सकता है। कुछ लोगों ने एक बड़ा दिलचस्प एंगल दिया है इसमें। वो कह रहे हैं कि क्या किसी सिख चेहरे को दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है, ताकि वो एक ऐसा मुद्दा उठाएं जो हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके, हमेशा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है। दरअसल इस तरीके ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम कुछ लोग चलाते हैं। नहीं, सिरसा का भी चला रहे हैं, फिर तो जंगपुरा से जो जीता है उसका भी चला सकते हैं, उसने मनीष सिसोदिया को हराया है। तो देखिए, मुझे लगता है कि सिख ये राजकिशोर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इसमें दोनों में से कोई मूल रूप से बीजेपी काडर का नहीं है। हाँ, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। लेकिन असम में जो है, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों एजीपी अलग अलग से, एक कांग्रेस से आए, एक असम में पहली बार सरकार बन रही थी। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस का जिस तरीके से दखल होता है, वहां पर संघ आयु से लेकर परिवार का जो है पूरा बायोडाटा देखा जाएगा। कौन बाल स्वयंसेवक था, हाँ, कौन वरिष्ठ और गरिष्ठ है, ये भी सब देखा जाएगा। लेकिन कौन तृतीय वर्ष प्रशिक्षित है, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इसमें नहीं, चतुर्थ वर्ष भी तो एक चालू हो गई है, जो आपने उसके जो दिए चतुर्थ वर्ष वाले भी आ गए। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि प्रवेश वर्मा ने अगर जीत लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि प्रवेश वर्मा ही बन जाए, वैसे तो दिखना चाहिए। क्योंकि मैं स्मृति ईरानी का बार बार उदाहरण देता हूं कि जब वो चुनाव हार गई थी तो उनका मंत्रिमंडल में कद बढ़ गया था, और जब राहुल गांधी को हराया था 2019 का अगर सबसे बड़ा उलटफेर था, तो उनका कद घटा दिया गया था। अब तो खैर हार के वो किनारे ही हो गई हैं, तो उनको दिल्ली लाया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और लगता ही इसलिए कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि कौन बनेगा ये अभी नरेंद्र मोदी जानते हैं, या उससे पहले ब्रह्मा जी जानते होंगे, उसके बाद ही लोग जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बात कर सकता होगा, फिर डिस्कशन होगा। शीतल जी आपके हिसाब से क्राइटेरिया क्या होगा, क्या आधार होगा जब सीएम चुनेगी बीजेपी दिल्ली में? देखिए, 3 तरह की दावेदारी है। बिहार का चुनाव है, इसलिए पूर्वांचली मतदाता जो 40% के आसपास है, उसकी दावेदारी बनती है बिहार का चुनाव जीतने के लिए, उसमें से किसी चेहरे को अगर वो आगे करना चाहे।
दूसरी, उत्तराखंड के लोग अपनी आप दावेदारी लेके आ गए हैं। मोहन सिंह नेगी के लिए इस समय कैंपेन चल रहा है और बहुत हंगामा है। मांग तो पटपड़गंज वाले भी रहे हैं, लेकिन मोहन सिंह नेगी उसमें आगे बताए जा रहे हैं कि वो 5-6 बार के विधायक हैं। मोहन सिंह बिष्ट। इसके बाद आता है मोहन सिंह बिष्ट, सॉरी। इसके बाद तीसरा आता है जाट समुदाय, चूंकि ये जो किसान आंदोलन हुआ था उससे जो एक जाट पृष्ठभूमि में एक निगेटिव गया हुआ था, लेकिन दिल्ली की जाट सीटों पे सब पे बीजेपी जीती है और प्रवेश वर्मा ने हराया है उस सीट पर जिसपे शीला दीक्षित होती थी और केजरीवाल होते थे। तो इसलिए जाट असौज करने का और बाजू का प्रदेश जो है हरियाणा, वहां जाट को इग्नोर किया गया, तो वो वहां जाट को इग्नोर किया गया है, उसकी भरपाई हो सकती है। हाँ, तो एक ये 3-4 दावेदारियां नजर आती हैं। बाकी तो बिल्कुल सही सबने कह दिया, उसमें उससे अतिरिक्त मेरे पास कहने को नहीं है कि एक आदमी के सिवा कोई दूसरा नहीं जाता। शायद थोड़ा बहुत इशारा अमित शाह के पास हो, अन्यथा तो किसी के कान में भी नहीं होगा। तो कौन होगा? इस स्थिति में तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन एक दावेदारी की जहां तक बात आती है वो इन 3 लोगों की ओर से कही जा सकती है, 3 ग्रुपों की ओर से कही जा सकती है। ठीक है। अब दिल्ली के जो प्रभारी हैं जय पांडा बीजेपी के, वो तो ये कह रहे हैं कि 10 दिन रुकिए। 10 दिन मांग रहे हैं वो। अब पता नहीं वो किस लिए 10 दिन इसलिए मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जो विदेश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश हो सकता है कि उनके आने के बाद ये बीजेपी इस पर फैसला करे, क्योंकि राजकिशोर जी ने कह दिया है कि ब्रह्मा जी को मालूम है या मोदी जी को मालूम है। तो प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद ऐसा लगता है दिल्ली को उसका सीएम मिलेगा।